नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज और मैं हूं गुजर अमित राणा। दोस्तों, आज हमारे साथ गुजस न्यूज में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गुजर समाज का एक बड़ा चेहरा है। किसी पहचान की मोहताज नहीं है, किसी परिचय की जरूरत उनको नहीं है। गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के सुपुत्र हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजय सिंह बैंसला की। बैंसला साहब, आपका गुजर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, इट्स सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। आप इस वक्त गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुजर आरक्षण संघर्ष समिति का एक्शन प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ राजस्थान में ही काम करने वाली है या भविष्य में आरक्षण को लेकर अन्य राज्यों में भी आप जाने वाले हैं, मांग को लेकर गुजर समाज और एमबीसी वर्ग की? देखिए, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी थी पहले जी, वो बहुत सालों से कार्य कर रही है। और पहले शुरू में जो बात कर रहे थे वो ये चल रहा था कि जब आरक्षण नहीं था तो सब मिलकर के पूरा समाज 75 लाख गुजर हैं राजस्थान में मोटा मोटा, तो गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के 75 लाख मेंबर हैं। ये तो गुजर हैं और करीब 60 लाख गडरिये गाडरी हैं और बाकी देवासी भी हैं, तो सब मिलाकर के ये पॉपुलेशन है। सब लोगों ने मिलकर के आरक्षण की लड़ाई लड़ी, बहुत मेहनत से लड़ाई लड़ी और 5% आरक्षण आज काबिज हो गया है। और कर्नल साहब का देहांत अमूमन अपना 31 तारीख को हुआ था और 2 तारीख को मेरे को कर्नल साहब, शायद उनको अंदेशा लग गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और पिछले 6 साल से मैं कर्नल साहब के साथ लगातार काम करता आ रहा हूँ, तो 2 तारीख को कर्नल साहब ने मुझे गुजर आरक्षण संघर्ष समिति का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना था। अब क्या हुआ है कि आरक्षण तो 5% मिल गया है, ये राजस्थान की बात अगर हम करें जी, और राजस्थान के अलावा बाकी सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी आरक्षण की बात करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे यूपी की बात अगर हम करें जी, उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो हम जब किसी पूरे भारत में अगर हम यूपी के गुजरों की बात करें तो सब लोगों के दिमाग में बिल्कुल एक चकाचौंध दिखाई देती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटे मोटे गोल्ड के चेन, बड़े बड़े घर जो ग्रेटर नोएडा और मेरठ तक के इन इलाकों में सीमित हैं। जी। लेकिन गुजर केवल यहीं सीमित नहीं है। आपके बुलंदशहर, अमरोहा, अमेठी, हर जगह गुजर भरे पड़े हैं जी। और उन गुजरों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनको एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन नहीं होने की वजह से जॉब्स की भी प्रॉब्लम्स हैं जी। तो अगर हम अमूमन ये देखें कि हम उत्तर प्रदेश को अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को हम 2 तरीके के गुजरों में बांट सकते हैं जी। गुजर्स हु आर दी हैव्स एंड गुजर्स हु आर दी हैव नॉट्स। जो हैव्स हैं वो ग्रेटर नोएडा जिन्होंने अपनी जमीनें बेच करके और जो मुआवजे मिले और पैसे मिले वो एक अलग बात होगी, और जिनकी जमीनें नहीं बिकी वो तो अभी भी वैसी है जैसे राजस्थान के गुजर हैं, कोई फर्क थोड़ा ही है जी। और जो भी ग्रेटर नोएडा के गुजर हैं और इस बेल्ट के जो गुजर हैं वो भी तो पहले हमारे जैसे ही तो थे, जमीनें बिकी तो पैसे आ गए जी। अब मेरा ये मानना है कि जो गुजर पिछड़े रह गए हैं, बुलंदशहर, अमरोहा, इन सब इलाकों के, उनके लिए समाज को मिल करके स्पेसिफिक सेपरेटिस्ट आरक्षण की मांग करनी चाहिए जिससे कि वो मुख्य धारा में घुस सके। अब अगर ओबीसी का आरक्षण है और अगर आपको एजुकेशन ही नहीं मिला तो आरक्षण का लाभ आप कैसे लोगे? जी। तो जिस तर्ज पर राजस्थान में देवनारायण योजना चलती है उसी तर्ज पर यूपी में भी एक देवनारायण योजना चालू होनी चाहिए। और यहां पर भी बंजारे बहुत हैं यूपी में, भरे पड़े। मेरे पास जो किसी ने मेरे को बताया था कि करीब 1 करोड़, उन्होंने मेरे को फिगर बताया, मैं तो डिस्काउंट करके 60 लाख ही ले लेता हूं, लेकिन अगर 60 लाख भी हैं और स्प्रेड नहीं है, कंसोलिडेटेड हैं 10-15 विधानसभाओं में, तो बहुत नंबर और बहुत लंबा काउंट होता है। तो इनको भी हमें जोड़ना चाहिए। और वैसे इसी तर्ज पर अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश में देवनारायण योजना अब चालू हो चुकी है, करीब 200 करोड़ 100-200 करोड़ का उसका बजट आ चुका है और वो काम शुरू हो गया वहां पे। मेरी काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट रही और ये काम हुआ, बहुत अच्छी बात है। कर्नल साहब का भी इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो अगर एमपी में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती? ये बात है। तो इसके लिए कोई आंदोलन करने की आपकी वो है, अभी विचार में है कहीं कुछ इस तरह का शुरुआत करने की? देखिए, हर चीज का सोल्यूशन आंदोलन नहीं होता। पहले तो डिस्कशंस होते हैं। पहले तो जो यूपी के लोग हैं जी, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के लोगों को पहले मिल करके बैठ करके एक जायजा पे आना चाहिए। मेरे निजी विचार हैं और मैंने जितने लोगों से मैंने बात करी सब लोग कह रहे हैं कि आप बात जो कह रहे हो वो ठीक है और हमें करना चाहिए। जैसे आप देखिए,
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि राजस्थान में जो ओबीसी का आरक्षण लागू होता है तो जो भरतपुर के जाट हैं जी उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता क्योंकि वो सक्षम माने जाते हैं। पूरे राजस्थान के बाकी जाटों को मिलता है। उसी तरह से मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा मेरठ के हैं, अगर आपको अपवाद लगता है ये सिस्टम में तो उनको थोड़े दिन के लिए बाहर रख लीजिए ना, और जो बिल्कुल बहुत ही पिछड़े हैं उनको दे दीजिए। और वैसे भी क्रीमी लेयर तो लगेगा ही लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर क्रीमी लेयर है और आप 20 लाख की चेन गले में लेके चल रहे तो अंडरस्टूड है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा जी। लेकिन जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पढ़ने का उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसको सामर्थ्य हमें देना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। पूरे समाज की, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के गुर्जरों की और एमबीसी समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लास्ट लाइन में जो आदमी खड़ा है उसको हम आगे लेकर के पहली लाइन में लेकर आए, चाहे उसमें हमें 5 साल लगे या 50, लेकिन लाना हमें उसको आगे। तो इसे डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि भाई ये नोएडा का रहने वाला है, मान लिया कोई बुलंदशहर में जाकर रहने लगे यहाँ का गुजर, या वहाँ जमीन खरीद ले, आधार कार्ड बना ले, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा? ये सब प्रोसीजर्स हैं जी, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बन जाते हैं। ये तो सेकेंडरी चीज है, पहले तो ध्येय ये है कि ये करा जाए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि डू वी नीड टू डू दिस, ओके, इज देयर अ नेसेसिटी। ये मेरी मंशा है कि हाँ मेरे हिसाब से नेसेसिटी है। क्या यूपी के लोगों को ये नेसेसिटी दिखती है? क्या यूपी के उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिकल महानुभाव हैं क्या उनको ये दिखती है? हैव एंड हैव नॉट्स की जो पैराडॉक्स है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगता है किसी को, या जो चल रहा है वो चलने दीजिए। ये तो हो गई अपने आरक्षण की बात। अब दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अब ये आरक्षण ही रहेगा या आगे क्या करेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी समाज या सामाजिक संगठन जी, केवल आंदोलन और 5% आरक्षण और आरक्षण की लड़ाई से आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक बहुत बड़ा स्तंभ है आरक्षण, लेकिन उस स्तंभ के आगे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पॉलिटिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है जी, क्योंकि ये याद रखिए कि आरक्षण के आंदोलन जब भी हमने करे, जब भी हमने आरक्षण की लड़ाइयां लड़ी, साइन करने वाला तो या तो चीफ मिनिस्टर हुआ करता है या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में है अमूमन वही साइन करता है। तो हम आंदोलन करके वहां क्यों पहुंचे, हम विधानसभा में पहुंच करके हम अपनी बातें क्यों नहीं मनवा लें जी। अब आप ये देखिए जैसे कि राजस्थान है, इंटरेस्टिंगली ये फैक्ट बताता हूं मैं कि वहां पे एक गडरिया समाज है जो कि एमबीसी का ही है जी। पिछले 75 सालों से उनका एक भी एमएलए नहीं हुआ। अच्छा। और पिछले 75 सालों में पूरे राजस्थान में उनका एक भी पार्षद नहीं हुआ। इस इलेक्शंस में एक पार्षद बना और वो भी मनोनीत बना, जीत के नहीं आया। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो फिगर्स इन्होंने मुझे बताए हैं 60 लाख के, अगर मैं 50 लाख भी मान लूं, 50 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या होती है साहब। और सहाड़ा जैसी एक जगह जहां पर अमूमन गुर्जर और गडरिये मिलकर के करीब 55 से 60 लाख हैं, वहां पर अभी तक किसी गडरिये को टिकट नहीं दिया गया। आई मीन इजंट दिस रॉन्ग? जी, गलत बात है ना ये। काफी सारी तो विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 50-50 हजार 55 हजार गडरिये हैं और वहां पर टिकट उसको दिया जाता है जो व्यक्ति जिसकी वोट 7,000 ही है। राजा खेड़ा देख लो एग्जाम्पल के लिए। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सिंस वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन जी, मैंने एक बहुत नजदीक से एक चीज देखी है और मैं सबको बताना चाहता हूं कि इस पे भी गौर करना बहुत जरूरी है हमको। जब हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं तो कहती हैं कि गुर्जर को अगर एक पार्टी ने टिकट दे दिया दूसरी पार्टी टिकट गुर्जर को नहीं देगी। ऐसे ही होता है। गुर्जर के सामने नहीं लड़ेगा लेकिन अग्रवाल बंसल के सामने लड़ जाएगा। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर गुर्जर के सामने लड़ता और गुर्जर बाहुल सीट है तो गुर्जर तो एमएलए बनता ना जी। तो जो गुर्जर के सामने लड़ने वाला आर्ग्यूमेंट है वो अग्रवाल और बंसल के बीच में क्यों नहीं होता? व्हाई इज दिस डिस्पैरिटी? समथिंग इज नॉट करेक्ट। ओके। क्योंकि अग्रवाल बंसल अगर एक दूसरे के सामने लड़ेंगे तो बंसल या अग्रवाल में से तो एक ना एक तो बनी जाएगा। बिल्कुल। तो वो कास्ट तो ऑलरेडी सीट हो गई। लेकिन गुर्जर के सामने लड़ेगा तो गुर्जर तो आएगा, लेकिन वो नहीं होने देना चाहते। आप समझिए बात को। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं जो मेरे को दिखे। हो सकता है मेरे फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग गलत हो जी, तो ठीक है, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा।
हम लोग राजस्थान में, और मैं ये कह रहा हूं राजस्थान में, लेकिन ये एक्सटेंशन अब पूरे हिंदुस्तान में हम करेंगे। एमबीसी को हम संगठित कर रहे हैं जी, और मिल करके अब हम सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप की फाइट करेंगे। तो ये एमबीसी को जो संगठित करेंगे, इसमें आप किसी पार्टी से डिमांड करेंगे या अपना कोई राजनीतिक दल बनाने की भी कहीं मन में इच्छा है? देखिए, जब 5% आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी जी, तो उस जंग में बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, छोटी पार्टियों के भी थे, निर्दलीय भी थे जी, और जो लोग नॉर्मल थे बिना किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले वो भी थे, क्योंकि ये सामाजिक बात थी। और जब हम एमबीसी सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लूं और यूपी भी बात कर लो, ज्यादातर खास करके पूरे भारत में जो पॉलिटिक्स होती है ना वो कास्ट बेस्ड होती है, नॉन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो होती ही नहीं है जी। हाँ, दिल्ली में हो सकता है गली मोहल्लों की लड़ाई हो जी, ठीक है, लेकिन बाकी सब जगह कास्ट बेस्ड होती है। राइट। अब मैंने तो कभी कहीं देखा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने कास्ट बाहुल्य को छोड़ करके जहां पर उसके कास्ट के वोट है ही नहीं वहां से इलेक्शन लड़ ले, मैंने तो नहीं देखा। गुजरों में ही देख लो, राजस्थान में जी, कोई भी व्यक्ति ना तो त्रिपोलिया से लड़ा ना गंगानगर से लड़ा जी, सब गुजर बहुल क्षेत्रों से ही लड़े हैं। तो जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है और एमबीसी समाज जो है राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाएं काबिज करती है, इसका मतलब यह है कि कम से कम 30,000 वोट मिनिमम है। और अगर आप पूरे स्ट्रक्चर देखोगे तो हार जीत का फर्क केवल 10,000 से 12,000 वोट में आया है इस बार इलेक्शंस में, पिछले 2 इलेक्शंस में मैं देख रहा हूं। तो अगर आपके पास 36% वोट बैंक है राजस्थान में, विधानसभाओं के 36% को आप काबिज करते हो तो आपके पास स्ट्रेंथ तो है। अब पिछले इतने सालों से अगर आप देखो तो एक डाइकोटोमी रही है कि व्यक्ति या तो सामाजिक नेता हो सकता है या पॉलिटिकल नेता हो सकता है, और पॉलिटिकल नेता समाज की बात नहीं करेगा और सामाजिक नेता पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। ये रही है इतने दिनों से, मैं देखता आ रहा हूं जी, ठीक है। लेकिन अब ये बदलाव हो जाएगा, बदलाव शुरू हो गया। अब सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप हो रही है पूरे राजस्थान में अपने एमबीसी समाज में। जो व्यक्ति अब पॉलिटिक्स में आएगा वो समाज की बात भी करेगा, खुद के समाज की तो करेगा ही करेगा, दूसरे की भी करेगा जी। ये जो 36 कौम का नेता का टैग लेकर के घूमते हैं ना हम कि इलेक्शन तो जीतेंगे अपने अपने समाज से वोट से, और जीतते से ही बोलते हैं कि हम तो 36 कौम के नेता साहब, हम आपकी बात नहीं कर सकते, हम हमारे ऊपर टैग लग जाएगा। ये अब बंद होगा। अब हम अपने समाज की भी बात करेंगे जी। इसके साथ साथ 36 कौम की भी बात करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि समाज के वोट लेने के बाद हम समाज की बात करना बंद कर देंगे। ये गलत बात है, ये अनैतिक बात है जी। अब मेरा एक सवाल जो था वो थोड़ा दूसरा जो मैं पूछना चाह रहा था वो बीच में रह गया कि ये जो एमबीसी वर्ग की डिमांड है कि राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये आप सभी पार्टीज से कर रहे हैं या अपना कोई दल बनाने जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब हमने 5% आरक्षण की लड़ाई लड़ी तो सब तरह के लोग थे, सारी पार्टियों के थे, इसमें भी सब लोग हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे मैं बीजेपी से हूं, मेरे साथ में कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे हुए लोग हैं, कुछ लोग आपके हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, कुछ लोग डाउन साउथ राजस्थान में बीपीटीपी पार्टी से भी हैं, रेबारी भी हैं, देवासी भी हैं, सब तरह के लोग हैं। हमें एमबीसी समाज को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना है, हम किसी पार्टी को स्ट्रांग करने की बात नहीं कर रहे जी। मैं तो चाहता हूं कि भाई अगर आप 73 विधानसभाओं को काबिज करते हो तो कम से कम आपके 30 एमएलए तो बनने चाहिए, किसी भी पार्टी से बनो जी, बिल्कुल। भाई हमको समाज को पॉलिटिकली आगे लेके जाना। भाई आप ये देखिए, अगर अपने एमबीसी समाज के 20 लोग विधानसभा में होंगे और 15 लोग विधानसभा में ऑपोजिशन में होंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम तो दोनों पक्ष रख पाएंगे ना। आज की डेट में देखिए हमारी दुविधा देखिए, दुविधा राजस्थान की ये है कि हमारे 8 विधायक हैं, ठीक है, एमबीसी के, बिल्कुल, वो भी 8 गुर्जर, बाकी देवासी तो जीत ही नहीं पाए, और गडरियों को तो टिकट दिया ही नहीं, लोहारों की तो बात ही नहीं कर सकते। ये 8 के 8 कांग्रेस से हैं, बीजेपी के हमारे सारे हार गए। अब केवल एक तरफ विधानसभा में बैठते हैं, दूसरी तरफ प्रश्न करने वाला है ही नहीं। तो जो आप करोगे वही राज है। दूसरा राज के अपवाद को सामने लाने वाला एमबीसी समाज का तो है ही नहीं। इससे बड़ी दुखद बात एक समाज के लिए क्या हो सकती है? तो
आप कोई एमबीसी राजनीतिक एकता मंच जैसा कोई संगठन तैयार करने जा रहे हैं या इसी आरक्षण संघर्ष समिति के तहत हर पार्टी में आरक्षण मांगेंगे राजनेताओं के लिए? पहले तो हम अपने पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे सर। ठीक है, एमबीसी के बैनर के तहत जी, ठीक है। और हमारे तो सारे ही मेंबर हैं साहब जी। 75 लाख गुजर, 60 लाख गडरिया और जितने हमारे बंजारे हैं और देवासी हैं, सब अपने साथ ही, सब अपने भाई जी, सब संगठित हैं। ठीक है। अभी हमने भरतपुर में एग्जाम्पल दे देता हूँ जी। 31 तारीख को देवी अहिल्या, माँ देवी अहिल्या जी की जयंती थी और अमूमन 300 लोगों की एक रैली चलती थी। हर साल होती है, पूरे भारत में होती है जी। इस बार हमने कहा नहीं, बघेल समाज और गुर्जर समाज मिलकर करेंगे एमबीसी एकता के मंच के तहत। ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे आए, मेहनत करी और 7000 लोगों की रैली हुई। अच्छा, आप समझिए मेरी बात। और 7000 लोगों की रैली 4.5 घंटा चली भरतपुर में, पूरा भरतपुर जाम हो गया। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ना तो फर्स्ट इंडिया न्यूज, ना जी न्यूज, किसी ने भी इसकी कोई खबर नहीं चलाई। ओके, यानी मतलब जो बड़ी पार्टियों के चैनल कोई भी रहा हो, मैं उसमें नहीं घुस रहा जी। मैं ये कह रहा हूं कि बड़े न्यूज चैनल्स ने इसकी कोई न्यूज नहीं चलाई। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन चौराहे पे 4 लोग लड़ लेते हैं और किसी को कोई कुत्ता काट जाता है तो उसकी हेडलाइन चलती है न्यूज में जी। और 7000 लोगों की रैली हुई, उसकी न्यूज नहीं चली। इससे बड़ी न्यूज और क्या हो सकती है साहब जी। और इससे तो ये समझ में आता है कि हमारा बाहुबल दिन बर दिन बढ़ता जाएगा, संगठन बढ़ता जाएगा और संगठन जैसे में दम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बदलाव आता जाएगा। तो इसे क्या समझा जाए कि जो कर्नल साहब के समय पे जो समर्थन मिलता था आरक्षण संघर्ष समिति को, पूरे समाजों का, वो उनके जाने के बाद और बढ़ गया है और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ गए, जुड़ रहे हैं जी, जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब जब बीमार थे, करीब 1 साल पहले, उन्होंने, जब उनकी तबीयत ठीक थी, तब उन्होंने एक वीडियो बाइट भेजी थी जो ट्विटर पे है। उन्होंने ये कहा था कि कर्नल साहब ने कहा था कि जब हम 200 में से 73 विधानसभा काबिज करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता से ये कहा था कि एमबीसी समाज बल भूल हो रही है। अगर आप अपने बल को भूल रहे हो और किसी के दूसरे के बल में बल लगा रहे हो तो इससे बड़ी विडंबना समाज के लिए हो ही नहीं सकती। पहले तो अपना तो बल बनाओ जी। और मैं उसी चीज के ऊपर कार्य कर रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा। कर्नल साहब कहा करते थे कि राजनीति वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो अब वो चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारा होगा और भविष्य भी हमारा होगा जी। राजनीतिक तौर पे अगर आप देखें, राजस्थान, गुजरात, आंशिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, ये सारे स्टेटों में तो हम लोग कम से कम 20 से 30% कंट्रीब्यूशन है हमारा वोट बैंक में जी, और विधानसभाओं में। तो हमको वो कंट्रीब्यूशन का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और उस कंट्रीब्यूशन का रिस्पेक्ट भी होना चाहिए जी। विधानसभाओं में और लोकसभाओं में हमारी जगह होनी चाहिए जी। जब जगह ही नहीं होगी तो क्या करोगे आप। बिल्कुल, युवा झंडे लिए लिए घूम रहे हैं लोगों के, समाज का झंडा तो नहीं है। अगर आप समाज का झंडा उठा लोगे तो आपको किसी और के झंडे की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो तो आपके पीछे होगा। और आपके माध्यम से, सिंस वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों के बीच में जाएगा, मैं इतना बता देता हूं, राजनीति में समाज हित में केवल सर गिने जाते हैं। अगर आपके पास सर हैं तो सर झुकते हैं, सर नहीं है तो आपका सर झुकता है जी। ये बात जितना जल्दी पूरा समाज समझ ले। और मैं समाज के युवाओं से, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे कोई भी हो, उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने समाज का झंडा उठाइए, किसी के पीछे मत दौड़िए, समाज के साथ चलिए, सारा ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा। अब समाज की आपने बात की, समाज के झंडे की बात की, उसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे समाज है गुर्जर समाज, इसमें जो है एमबीसी समाज, हाँ एमबीसी कर लीजिए चलिए, पर मैं पहले अभी गुर्जर समाज की बात इसलिए कर रहा हूं कि गुर्जर समाज में बहुत सारे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। बीजेपी ही कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ चीजें करती है
माफी चाहूंगा आपसे, कि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक डिफरेंस खड़ा हो जाता है और हमारा समाज का जो युवा है वो अपने ही समाज के मुस्लिम भाइयों को अपना नहीं मानता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई जी। जब हमारा 5% आरक्षण चलता है तो कास्ट के बेसिस पे, मजहब के बेसिस पे नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर राजस्थान में 5% आरक्षण जिसे मिलता है वो गूजर हो, सिखों में भी गूजर है, बिल्कुल, मुसलमानों में भी गूजर हैं, ठीक है, आपके और दो में तो है ही है, तो इन दोनों में जब गूजर है तो उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरे लिए और कर्नल साहब की जो मंशा थी वो भी ये कि गूजर पहले, धर्म बाद में। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको इसको अपने अंदर घुसाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा जी। क्योंकि मुसलमान गुजरों में भी तो वही गोत्र लगते हैं जो हमारे लगते हैं। तो बीजेपी ऐसा करने देगी आपको? बात बीजेपी की नहीं हो रही है। मैंने आपको कहा ना, अभी ना तो बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप पार्टी बिलोंग करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं जब बात कर रहा हूं अभी जी, मैं एमबीसी समाज की बात कर रहा हूं। जी। जब हम पार्टी की बात करेंगे तब दूसरी बात करें, लेकिन आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमबीसी समाज एकजुट हो जाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर हर एक जगह कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो रहता है। हमें जरूरत है कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम अपने हाथों में संजो करके समाज को आगे बढ़ाएं, एमबीसी समाज को आगे बढ़ाएं। एक बात समझ लीजिएगा, आपको तभी तक पूछेंगे जब आपके पास सामर्थ होगा। जी। सामर्थ नहीं है ना तो कुछ नहीं है। जी। सर होने चाहिए, सारे काम होंगे। और काम का मतलब क्या है? आज की डेट में हम अभी शुरुआत अपन ने करी थी आरक्षण से यूपी के। अगर हम सब इकट्ठे होते तो ये बात तो यूं हो जाती। हाँ ठीक है, हम इकट्ठे ही नहीं। जी। प्रॉब्लम तो यही है ना। देखिए, बिफोर वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू एन इशू, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द इशू। जी। जब तक हम दर्द ही नहीं समझेंगे तो मलहम कहां से लगाएंगे? बिल्कुल। दर्द ये है कि इतने सालों से, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी, ठीक है, अलग अलग धड़े बनाए जा चुके हैं। ये इस तरफ का है, वो इस तरफ का है, ये खारी है, ये लाहौर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है तो सारे गुजर। तो जब आपके पास एक माला का धागा है जो सबको पिरोता है तो हम उस धागे पे फोकस करें ना। जी। काट छाट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आपने धागे में पिरोने की बात आप एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव राजस्थान में ये भी चल रहा है कि जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, तो ये भी तो एक तोड़ने वाली बात हुई। नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं। मान लीजिए आपका, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि आपके यहाँ का व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, किसी भी वजह से उसमें नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, फंड नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो जगह खाली जाती है और बाहर के लोग आकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बात बाहर के लोग वाली बात ही नहीं है जी। बात ये है कि क्या वहां के लोग नहीं लड़ सकते? हाँ, अगर मैं आपको बताऊं, देखो, नैरेटिव को आप दोनों तरफ से देखिएगा। जी। ठीक है, आजकल मैंने देखा है, सोशल मीडिया में भी देखा है, पिछले कुछ 2-4 साल से मैं ये देख रहा हूं और काफी स्ट्रांग तरीके से निकल के आ रहा है। और उसमें ये आया था कि भाई जब राज्यसभा के जो सांसद होते हैं जी, ये बाहर से आते हैं, जैसे अब उसका रीजन मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। जब 9वीं अनुसूची की बात उठी थी तो मैंने सारे के सारे लोकसभा सांसद जो राजस्थान के थे उनको चिट्ठी लिखी। उसमें से 1-2 ने जवाब भी दिया और मनोज राजौरिया जी ने, जो कि करौली धौलपुर के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में बात भी उठाई ऑन डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। जो राज्यसभा के सांसद हैं उनमें से एक सांसद, हमें समझ सकते हैं कि भैया राज्यसभा के सांसद बने, उनको ज्यादा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा, उन्होंने हमारी बात उठाई नहीं थी। ओके, ठीक है। लेकिन उनमें से एक राज्यसभा सांसद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर। उनको तो सारा स्ट्रक्चर पता था, उन्होंने भी गुजरों की बात, एमबीसी की समाज की बात नहीं उठाई। ऐसा क्यों? तो अगर व्यक्ति विशेष वहां का नहीं होगा तो उसको दर्द नहीं पता होगा उसका। देखिए, आप ये कोई एमएलए एमपी कोई जाजम थोड़ी है, कोई तमगा थोड़ी है, ये तो सेवा है। बिल्कुल। आप सेवा करने आ रहे हैं या जाजम पे बैठने आ रहे हैं? जी।
ये कुर्सी है, बैठना है तो जमीन पे भी बैठ सकते हैं और कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। सेवा तो दोनों तरफ से हो सकती है, कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत है जी। अगर राजस्थान की ही सेवा करनी है तो बिना इलेक्शन लड़े आओ। भाई गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको एमएलए बनना है और एमएलए आपको बन करके राजस्थान के गुर्जरों की और एमबीसी समाज की सेवा करनी है तो बिना एमएलए बने भी तो आ जाओ। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहे? चुनाव से पहले, चुनाव से एक साल पहले ही क्यों ये इतना प्रेम जगता है? और इस बारे में बता दूं कि एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है और युवाओं में ना थोड़ी सी घबराहट भी है और थोड़ी सी विचलित भी है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब आज की डेट में देखिएगा, लड़के लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए जी, विधायक साथ में नहीं खड़े। हाँ मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। अरे बात करेंगे, सब बात करेंगे जी। समाज की बात है, खुल के होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो बच्चों की नौकरी हाँ, चाहिए वो भी उसके करेंगे, लिए क्या कर रही है आरक्षण संघ? तो ये जो बात जो आप कर रहे थे ना, बाहर वाले अंदर वाले, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप यूपी में भी हमारा वर्ड, जैसे यूपी से ज्यादातर आते हैं, ठीक जी जी, यूपी में लड़ो, हम मदद करेंगे। अरे मैं बाहुबल देख के तो देखो, बुलाओ तो सही, हम मदद करेंगे, तुम्हारे यूपी में तो लड़ो जी। यहां क्यों? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आप यहां नहीं आते हैं, जैसे अभी 3 बाहर के हैं और एक यूपी के बाहर, मतलब राजस्थान के बाहर के 3 अपने विधायक हैं, अगर वो 3 वहां नहीं लड़ते तो राजस्थान के 3 विधायक बन जाते और हम आपको राजस्थान के बाहर यूपी में मदद कर देते जी। पकड़ लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम मदद करते हैं ना, वर्चस्व बनाओ ना जी। नहीं, लेकिन वो क्या है कि क्या होता है इलेक्शन से पहले क्या होता है कि बहुत पैसा फेंका जाता है। देखो मैं बताऊं आपको जी, और मैं देख रहा हूं अभी काफी चाल शुरू हो गई है, लोग बाग आ रहे हैं, कभी कोई कहीं जा रहा है, पोस्टर्स लग रहे हैं, ये समाज सेवा की बातें आ रही हैं, सब चीजें अच्छी बात है। इलेक्शन से 1 साल पहले नहीं, पूरे साल करो ना जी, 5 साल करो, लगाओ 2-2 करोड़ रुपए 5 साल जी, तब समझ में आएगा कि वाकई यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज आई थिंक इट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिस्टिक, और अपॉर्चुनिस्ट होना कोई अच्छी बात नहीं जी। सामाजिक काम करो, सेवा करो। और हम तो यहाँ की बात क्यों करें, हम तो मध्य प्रदेश में भी जाएंगे मदद करने, हम गुजरात जाएंगे मदद करने, आप बताओ तो सही। और ये केवल गुजरों की बात नहीं हो रही है, ये जो सेंटिमेंट है ना, क्योंकि हम गुजर न्यूज से देख रहे हैं और हम गुजर हैं तो हमको गुजरों में ज्यादा दिखता है जी, लेकिन ये वाला जो सेंटिमेंट है ये बाकी सारे समाजों में आ रखा है। सो इट्स बेसिकली अ सेंटिमेंट ऑफ द यूथ एट लार्ज इन द स्टेट। अब मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में कौन है ऐसा जो बाहर से आकर के लड़ता है? और यूपी में कौन है जो आके लड़ा, बताओ? ये राजस्थान में क्यों होता है? ये विचारणीय बात है जी। हो सकता है कि हम लोग बहुत दानवीर हैं, हम लोग सबका अनुकरण करके और सबको सजो के चलते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि युवाओं में और लोगों में थोड़ा सा रोष है अब की बार जी। तो देखो क्या होता है। ठीक है। एक और चीज मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में, आप में और सचिन पायलट जी में बड़ी एक समानता है कि दोनों के ही जो पिता हैं वो बहुत बड़े राजनेता, सामाजिक नेता रहे समाज के। जी। दोनों के जो सुपुत्र हैं इस वक्त बड़ा चेहरा हैं जी राजस्थान के अंदर। जी। आपको क्या लगता है कि जो समर्थन या सम्मान सचिन पायलट को मिल रहा है वैसा जनता आपको भी देगी राजस्थान में, या उनसे ज्यादा देगी, या कैसा रहेगा? आपके पीछे किस तरह से ये जो आप वर्ग कह रहे हैं एमबीसी वर्ग चलेगा? देखिए, प्यार समाज का जो होता है ना जी, वो लोगों में नहीं बंटता। अब ये तो ये हो गई कि एक माँ के 2 बच्चे जी, कौन ज्यादा प्यारा? जी, ये तो गलत क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जनता से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यार करता है? अच्छा जी। और मुझे लगता है कि दोनों ही करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं, क्वेश्चन इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि आप दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? लोग एक बात बताओ। नहीं, मैं ये सवाल ये इसलिए फर्क पड़ता है कि फैसला कैसे करेंगे? जनता जो है इस बार भाजपा के साथ जाएगी आपके चेहरे के पीछे, या सचिन पायलट जी के चेहरे के पीछे कांग्रेस के साथ जाएगी फिर से? लेट अस सी। पहले एमबीसी समाज इकट्ठा तो हो जाए जी। ये तो बात की बात है। देखो, अब मैं आपको बताऊं, शायद बहुत कम लोगों को पता है इस बात का कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, तब भारतीय जनता पार्टी से मुझे आसन से टिकट मिल गया था। ठीक है। देखो, मैं
बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी, सच बोलना चाहिए जी। कर्नल साहब की मेरी बात हुई और उस दिन रामलाल जी जो आसिन से पुराने एमएलए थे जिनका टिकट कट रहा था, वो मेरे साथ बैठे थे और उनका कजन भी बैठा था बहादुर। तो कर्नल साहब ने बोला विजय टिकट तो मिल रहा है लेकिन एक काम करते हैं कि तू ना एक काम कर कि छोड़ दे टिकट, डोंट फाइट द इलेक्शंस। ओके। एंड तो मैंने अब थोड़ा सा उस टाइम में क्या उम्र थी, आज मेरी 50 की है, तो 4 साल पहले 46 ईयर्स ऑफ एज था मैं। जी। तो मैंने कर्नल साहब से बोला कि साहब वो तो ठीक है लेकिन मेरे तो 5 साल चले जाएंगे। बिल्कुल, बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा पीरियड होता है। बिल्कुल। तो कर्नल साहब ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जी। कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने ये कहा कि विजय, हो सकता है सचिन सीएम बन जाए, हो सकता है सचिन सीएम ना बने, जी, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी उसकी मदद करनी चाहिए। जी। और अगर आप, और उससे मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने साहब ने ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन ऑफर आ गया था और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बीजेपी का कि इतना अच्छा उन्होंने सम्मान दिया साहब को और हमें। जी। साहब ने और मैंने डिसाइड किया और साहब ने मेरे को ये कहा था कि तो तेरे तो 5 साल की बात आ रही है ना, मैं तो देख पिछले 25 साल से अपना मैंने समाज के लिए 25 साल छोड़ दिए, क्या फर्क पड़ता है। जी। निस्वार्थ भाव से समाज के साथ लगोगे तो समाज 10 गुना आपको आगे लेके जाएगा। ये कर्नल साहब की बात थी और मैं धन्यवाद देता हूँ। जी। और मैंने वो इलेक्शन नहीं लड़ा सर। ओके, तो वो आपने सेक्रीफाइस किया? आई हैव सैक्रिफाइस फॉर सचिन। वाह। कौन आज कोई अपने सरपंची का सीट नहीं छोड़ता, 10-10 लोग खड़े होते हैं। जी। देखिए, मैं इतना जानता हूं, किसी के पास बहुत पैसा हो, सामर्थ्य हो, जी। वो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वापस आ जाता है। हाँ। लेकिन समय बिल्कुल कभी नहीं आता। मैंने अपने पॉलिटिकल करियर का जी। और अपने पॉलिटिकल करियर का 5 साल और अपने जीवन के 5 साल सचिन पायलट को दे दिए, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है। और आपको मैं वहां आसिंद की गणित बता देता हूं। जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तब वहां पे मनसुख जी लड़े थे जो गुजर ही हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई गुजर नहीं लड़ा तो मैं ही लड़ लेता हूं, और वो हार गए। जी। बीजेपी के सांखला जी जीत गए केवल 217 वोट से। अच्छा। और मनसुख जी के पास आए 47,000 वोट से। अच्छा। अगर मैं यही गणित लेके चलता तो मैं 47,000 वोट से जीतता। जी। बिल्कुल। गुजरों की कौन देता है इतनी सैक्रिफाइस? आप मुझे बताएं। मैं आज सबसे सीधी बात कर रहा हूं। जी। तो सचिन पायलट जी मानते हैं इस बात को? कहीं उन्होंने रियलाइज किया कि आपने उनके लिए सैक्रिफाइस किया, उन्हें पता है? ऐसा मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है। अच्छा। लेकिन मैंने आपके सामने बता दिया, शायद उनको पता चल जाए। जी। और अगर उनको पता नहीं होगा तो पता कर लेंगे। स्ट्रक्चर तो सबके पास है, लेकिन फैक्ट है कि सारी दुनिया जानती है बात। इतना सैक्रिफाइस कोई नहीं करता भाई साहब। मुझे नहीं, मेरे को 40 साल की उम्र में नहीं पता था कि मैं 50 पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। हाँ, ठीक बात है, किसी को कल का नहीं पता। ठीक है। और केवल मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया इसमें, मेरी फैमिली ने सैक्रिफाइस किया, बिल्कुल। अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस किया, सब कुछ सैक्रिफाइस किया। तो आई एम श्योर वी विल रियलाइज के, और सब लोग भी रियलाइज करेंगे कि केवल लेना ही लेना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी बहुत कुछ देना भी बहुत जरूरी होता है। समाज आगे बढ़ना चाहिए। जी। अब ये देखिए, अब ये किस्मत है कि सचिन पायलट को समाज ने और हमने मिलकर के डिप्टी सीएम बना दिया और आज वो साधारण एमएलए बैठे हैं। उसका तो हमारे पास कोई तोड़ है नहीं सर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वो तो जो लिखी है जग में वो तो लिखाई वही है। जी। लेकिन हाँ, अच्छा होता अगर सीएम बन जाते तो कम से कम लगता कि हमारे त्याग का कोई फल हमें तो मिला। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार चुनाव लड़ने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी? आपने चुनी है कोई अभी तक, या पार्टी के ऊपर छोड़ा होगा जो वो डिसाइड करेगी? दूसरी बात, मुद्दा क्या रहेगा, सिर्फ आरक्षण का, या बीच बीच में आप पानी की मांग को लेकर भी बहुत आवाज उठाते हैं? मैं बात करूंगा आपसे इस बारे में, बहुत जरूरी बात बताइए आपको। जी। क्या है कि रही बात कौन सी सीट पे, तो 73 सीटों में से करीब 41 सीट जनरल है। जी। कहीं से भी लड़ लेंगे जहां से पार्टी बोलेगी। ठीक है। पार्टी ये भी कह सकती है विजय इलेक्शन मत लड़ो, जी। नहीं लड़ेंगे। जी। बिकॉज अब मैं पार्टी का मेंबर हूं, उस टाइम मैं पार्टी का मेंबर नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो जो पार्टी बोलेगी मैं वो करूंगा, तो वो सराखों पर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी। रही बात जो पानी की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत एक सीरियस मैटर है। 75 साल से जिस तरह से गडरियों को टिकट नहीं मिला, वैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे डांग के क्षेत्र जो हमारे गांव के पास में ही है,
75 साल से यहां पर ना तो बिजली है ना पानी है। और मैं आज सुबह ही एक जजमेंट पढ़ रहा था हाई कोर्ट दिल्ली की, जहां पर एक सर्विसमैन ने पानी को लेकर के एक रिट पिटिशन फाइल करी थी। तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 says that drinking water is a fundamental right बिल्कुल of every citizen of India। वो डिस्कशन का पॉइंट उठाता हूं जी। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं इन क्षेत्रों में 75 साल से, जिनको आपने उस एड्रेस के ऊपर वेरीफाई करके वोटर कार्ड इशू कर रखे हैं, तो वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही हुए ना, वोटर कार्ड वाले। बिल्कुल। तो आप और सरकारें क्यों इनसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीन कर बैठी हैं? या तो आप इनके सिटीजनशिप राइट्स हटा दो और इनके वोटर कार्ड्स वापस ले लो, बोलो यू आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इफ यू से दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग देम देयर फंडामेंटल राइट्स? तो अगर आपकी सरकार आती है और आप पार्टी से चुनाव लड़के जीत जाते हैं, तो क्या आप ये अश्योर करते हैं? आज मैं सरकार में नहीं हूं जी, मैं पावर में नहीं हूं, मैं तो आपकी तरह सीधा साधा आदमी, आप तो ज्यादा सीधे साधा सा होटल के मालिक हो आप, ठीक है। बट फॉर मी आई हैव नथिंग जी। इसके बावजूद मैंने प्रशासन से मिल करके ओनली टू शो कि इट कैन बी डन 2 सोलर पावर्ड बोरवेल्स वहां लगाए हैं। तो जो महिलाएं और बच्चियां 24 घंटे में से 8 घंटे सो करके बाकी घंटों में केवल पानी पीती थी और लाती थी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर नीचे, आज उनके गांव के अंदर में पानी की नलकी चल रही है। बहुत बढ़िया। मैं ये केवल ये बताना चाहता हूं कि आप चाहो तो कर सकते हो, चाहत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सब जगह लगाऊं, लेकिन कर्नल बैंसला का एक फाउंडेशन है जिसका मैं एक ट्रस्टी हूं और उसका नाम है कर्नल बैंसला फाउंडेशन। ओके। और उस फाउंडेशन के तहत हम केवल 2 ही चीजों पे काम करते हैं, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। और कर्नल साहब ने मुझे कहा था, बहुत स्पष्टता से कहा था, विजय वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता। बहुत सुंदर। तो मैं आपको बताऊं कि इन क्षेत्रों में अगर मैं जाता हूं, एक बार मैं स्कॉर्पियो ले गया था जी। वापस जब आया तो 22,000 रुपए सस्पेंशन का खर्चा आया। अच्छा। उसके बाद मैं वो कर्नल साहब की जो हम होंगे कामयाब वाली जो जीप है जी, वो बिल्कुल सादी वाली स्टीयरिंग है, कोई पावर स्टीयरिंग वगैरह कुछ नहीं है, उसमें बहुत पुरानी है जी, जी। उसको लेके जाता हूँ। ओके। तो मतलब रास्ते भी नहीं है वहाँ? रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। औरतें अगर जब लेबर में होती हैं तो रोड इतनी खराब है, आधी तो आधे रास्ते मर जाती हैं। ये 75 साल की आजादी के बाद। हाँ, और ये मेन रोड से करीब 8 या 9 किलोमीटर है जी, और 8-9 किलोमीटर जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि जिस बार आपको कभी मौका मिले जी, और आप अपने रिपोर्टर्स को वहां भेजिए, मैं लेके जाऊंगा। हम चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। हरे रंग का पानी है साहब, मैंने पिया है। मैं अपने साथ कोई बिस्लेरी की बोतल नहीं लेके जाता जी, मैं वही पानी पीता हूं जो वो पीते हैं जी। उनको तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि भैया आई एम विद देम। अगर मैं अब उनके सामने उनके मटके की जगह मैं बिस्लेरी की बोतल निकालूंगा तो फायदा क्या मेरे में और बाकी नेताओं में? व्हाट द डिफरेंस, राइट? सो हमने 2 चलाए, लोगों को पता चला, लोगों ने लोकल एमएलए जो कि 15 साल से एमएलए है वहां पे, अच्छा, ठीक है, उसको बोला जब विजय कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब तेरी इच्छा नहीं है। तो 200 करोड़ उसने सैंक्शन कराया। अब कितना कराएगा कितना नहीं कराएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बाहर बैठ करके सिस्टम को साथ में लेकर के बदलाव कर सकते हैं तो भगवान करे जल्दी से सिस्टम में आए और कुछ बदलाव करने की चेष्टा करें, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बात मैं कह देता हूं कि अकेला चना तो कहते हैं लोग बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर तबियत से मचक जाए ना तो भड़बूजे की आग जरूर फोड़ सकता है। जी, चलिए सर, इस इंटरव्यू को अब समाप्त करते हैं। लास्ट एक समाज के एमबीसी वर्ग के आप, क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एमबीसी वर्ग को, हालांकि ये चैनल गुजर्स न्यूज है तो हम सिर्फ गुजरों की ज्यादा बात करते हैं, तो आपसे कोई एक जो आप देना चाहें लोगों को, मैसेज देना चाहें समाज को? समाज के युवाओं को पहले मैं मैसेज देना चाहता हूं जी, सुधर जाओ, सुधर जाओ। इसलिए 2 से 4% युवा पढ़ रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? कहां हो तुम?
मसल बना करके, शेविंग दाढ़ी कट बना करके, मोटरसाइकिलों पे इधर उधर घूम करके, सोशल मीडिया के ऊपर दिन भर लगे रह करके, नेताओं के झंडे उठा करके कहां पहुंचोगे आप? कहां पहुंचोगे? आपको अपना भविष्य सेट करना है। अगर आप राजनीति में जा रहे हो तो फिर फुल राजनीति में जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राजनीति में तभी जाना जब आपके घर में दाना पानी फिट हो। आधे से ज्यादा जो रूरल एरिया के जो गुजर हैं, वो 22-23 साल की उम्र में आकर के उनके तो 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं भाई। घर में पैसे नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चा भूख से बिलख रहा है और तुम उधार के पैसे लेकर के 40,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद करके कर क्या रहे हो? समथिंग इज नॉट राइट सर जी। इसको ठीक करिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो। पढ़ोगे नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ये बहुत जरूरी है। और एक बात और, जो महिलाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए, लड़कियों को आगे पढ़ना चाहिए, जरूरी है। ये तो रही युवाओं को बात। जो बुजुर्ग हैं और पटेल हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, और ये मैं अपने बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं कि जितने भी अपने मंदिर हैं और जितने भी अपने आराध्य जगह हैं और जहां पर अपने पूजनीय स्थान हैं, उनको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ये मेरी सारे पटेलों से, जितने भी अपने मौजिज लोग हैं और जितने भी इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबसे मेरा एक निवेदन है। क्या होता है कि मंच पर जब लोग आते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, दोनों समाज के होते हैं और दोनों एक दूसरे पे कुटाराघात करते हैं। सोचो देवनारायण को कितना बुरा लगता होगा। एक ही घर के, एक ही जात के, एक ही समूह के, एक ही समाज के एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं और टांग खिंचाई कर रहे हैं। क्या हम ये मैसेज सबको देना चाहते हैं अपने सामाजिक और अपने धार्मिक स्थलों से? तो ये बंद होना चाहिए। समाज की बात करो, प्रभु की बात करो, प्रभु के गुण गाओ, राजनीतिक मंच मत बनाओ। गलत बात है ये, मेरा मानना है। और मेरा एक मानना और है कि जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन सब में मंच नहीं लगना चाहिए, चाहे अरबपति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे भामाशाह हो, सबके सब जमीन पे एक ही जाजम पे सारे समाज के साथ बैठना चाहिए उनको। जैसे ही आप एक मंच पे बैठ जाते हो तो ये 3 फुट की जो दूरी हो जाती है ना, ये समाज में दरारें खड़ी कर देती है। तो एक ये मेरा निवेदन है, पूरे भारत के समाज से मेरा ये कहना है, पूरे भारत के गुजरों से मेरा ये कहना है। एक और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिशियंस बन गए हैं और जो भामाशाह हैं, जो अपनी सिक्योरिटी लेकर के सामाजिक मंचों पे आते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये अपनी बंदूकधारी, अपने सिक्योरिटी वाले बाहर रखिएगा। समाज के मंच पे ये नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के मंच पे आकर के आपको सिक्योरिटी का डर है तो फिर आप आइए ही मत। अपने समाज से क्या डरना? गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक। ये जो दिखावा, ये दमखम है ना, ये बाहर रखिए साहब। समाज की जाजम पे हम सब बराबर हैं, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हर एक का विचार, चाहे वो 18 साल का लड़का हो, चाहे 80 साल का पटेल, सब सम्माननीय है। और बंदूक रखिए बाहर, समाज को बराबर रखिए, मंच हटाइए। बच्चों को बोल रहा हूं मैं, पढ़िए, समय लगाइए, पैसा व्यर्थ न कराइए। और सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं को, ये नशे की लत जो लग गई है ना, ये जो हर गांव ढाणियों में घुस करके ये स्मैक का जो प्रॉब्लम घुस गया है, यूपी में भी होगा आई एम श्योर, राजस्थान में खूब फैल गया है, इससे बचो। आपको कहीं का छोड़ेगा नहीं और आपके घर वाले का कुछ बचेगा नहीं।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजस न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे विजय बैंसला, जिन्होंने पूरी बेबाकी और साफ गोई से सारे सवालों के जवाब दिए और साथ में क्या करना चाहिए हमारे युवाओं को वो भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।